हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आइए अपना लोग का पार्ट नंबर 13 स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपको ये वाला पार्ट अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। बस मेरी बच्ची, मैं हूं ना तुम्हारे पास, अब रोना नहीं। नगीन ने प्यार से सीरत के बालों पर बोसा देते हुए कहा, जो कि नगीन को देते बस उसके गले लगी रोती जा रही थी। नाइल कब से वहां पर बैठा सीरत को रोते हुए देख रहा था, लेकिन अब उसका सबर जवाब दे गया था। आंटी, अब जरा इन मोहतरमा को बता दें, जितने ही आंसू बहा रही है ना, इतनी ही उसकी अम्मी दुखी हो रही होंगी। नाइल ने सीरत के सर पर खड़ा दांत पीसते हुए कहा, हाँ बेटा, नाइल बिल्कुल ठीक कर रहा है। चलो आंसू साफ करो, बाहर आकर सपारा पड़ो। नगीन ने सीरत के आंसू साफ करते हुए कहा, जिसने अस्बाब में सर हिलाया था। चलो जल्दी से बाहर आ जाओ, मैं बाहर तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। नगीन कहते ही वहां से चली गई थी। मिसेस, अब अगर मैंने तुम्हारी आंखों में आंसू देखे तो बहुत ही बुरा पेश आऊंगा। नाइन ने सिर के सामने बैठते उसका चेहरा थोड़ी से पकड़कर ऊपर करके संजीत से कहा, जिसने नम आंखों में हपकी लिए हुए नायल को देखा था। ऐसा देखोगी तो मैं ऐसा कुछ कर जाऊंगा जो तुम्हें पसंद नहीं आएगा, इसलिए जल्दी से उठकर चेहरा धोकर आओ। नाइन ने सीरत के चेहरे से नजर चुराते हुए कहा और वहां से उठकर चला गया। तो सीरत खामोशी के साथ बाथरूम की तरफ चली गई थी। पीछे नायल अपने मोबाइल को चेक करने लगा। पास यासर और शमीम ने शहर जाना था और शारिया ने कहा था कि उसे भी कुछ चीजें लेनी है, इसलिए वो भी उनके साथ चल पड़ा था। शाहनवाज, नजर रखो, दोनों पर तुमने किसी तरह इनको घर में लेकर जाना है। सिकंदर ने शाहनवाज को कॉल करते हुए कहा, मैंने दोनों पर नजर रखी हुई है, आप टेंशन ना ले, आज काम हो जाएगा। शाहनवाज ने कहते ही मोबाइल बंद कर दिया था। इन दोनों को यह मालूम नहीं था कि यासर और शमीम के साथ शहरियार भी है। और शाहनवाज ने यासर को कॉल की और कहा, भाई, हमारा जो शहर में घर है ना, अब वहाँ का एक चक्कर लगा लीजिएगा। हम लोग सोच रहे थे कि उस घर को भी ठीक करवा लेते हैं, अगर हम में से कोई शहर जाता है तो वहां रुक सकता है। शाहनवाज ने कहा, ठीक है शाहनवाज, मैं वहां का भी चक्कर लगा लूंगा। जावा ने कहते ही फोन बंद कर दिया था। क्या हुआ? शमीम ने यासर को देते हुए पूछा। शाहनवाज कह रहा है कि मैं एक बार अपने शहर वाले घर की सूरत देख लूं, फिर उसे ठीक करवाना है। यासर ने कहा। शहरियार खामोश बैठा इन दोनों की बातें सुन रहा था। घर के पास आकर गाड़ी रुकी तो यासर ने शमीम को भी बाहर आई थी। यह घर थोड़ा सुनसान इलाके में था। पप्पो जान, मैं पिछले वाला दरवाजा देकर आता हूँ, शहरियार ने कहा, फिर वहां से चला गया। शमीम और यासर घर के अंदर चले गए थे। घर में एक मुलाजिम था जो उनको घर दिखा रहा था। घर को देखकर लगता था कि काफी देर से बंद पड़ा हुआ था। शमीम और यासर एक कमरे के अंदर दाखिल हुए। बाहर से मुलाजिम ने दरवाजा बंद कर दिया था और शमीम ने पीछे मुड़कर दरवाजे की तरफ देखा था। यासर, ये दरवाजा किसने बंद किया है? शमीम ने परेशान से यासर को देते हुए पूछा। तुम परेशान मत हो, मैं देता हूँ, यासर ने कहा और दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन दरवाजा नहीं खुला था। यासर ने मुलाजिम को आवाज दी, लेकिन आगे से शाहनवाज की आवाज आई थी। भाई साहब, आप ठीक हैं? शाहनवाज ने बैठ से हाँकते हुए पूछा, जो अभी यहाँ पर आया था। शाहनवाज, दरवाजे को खोलो, ये बंद हो गया है, खुल नहीं रहा। यासर ने जल्दी से कहा, अरे भाई साहब, मैं ये दरवाजा कैसे खोल सकता हूँ? मैं ये दरवाजा नहीं खोल सकता, मुझे माफ कर दीजिएगा, शाहनवाज ने कहा। तो यासर ने गुस्से से दरवाजे को देखा था। क्या बकवास कर रहे हो शाहनवाज? यासर ने डांटते हुए कहा। बकवास नहीं है भाई साहब, जिन चीजों का मेरा उस कंदर भाई का हक होना चाहिए था ना, वो सारी चीजें अबू जान ने आपको दे दी। ये तो ना इंसाफी हुई ना हमारे साथ, और इतनी कोशिश के बाद अब ये मौका हमारे हाथ आया है और उसे हम जाया नहीं कर देते, शाहनवाज ने हंसते हुए कहा। और शहरियार जो अंदर आया था, लेकिन अपने बाप की बातें सुनने के बाद वहीं पर रुक गया। मुलाजम शाहनवाज के साथ ही खड़ा था। मेरे साथ तुम अपनी बहन की जान भी लेना चाहती हो? कैसे भाई हो तुम? यासर को समझ में आ गया था कि शाहनवाज उसके अंदर क्या चाहती हैं। शमीम ने जोर से यासर के बाजू पर पकड़ा हुआ था। कैसे काट सकती हैं अब? अगर शमीम जिंदा रही तो सारी जायदाद उसके नाम कर दी जाएगी, इसलिए दोनों का मरना जरूरी है। और अंदर एक जहरीला सांप है जिसका एक डस ही इंसान को आगे जहां पहुंचा देता है। और हाँ, तुम्हारे बच्चों को भी हम तुम्हारे पास जल्दी पहुंचा देंगे। अब मैं चलता हूँ, शाहनवाज कहते ही वहां से चला गया था और मुलाजिम भी वहां से उसके साथ चला गया। दरवाजे पर बड़ा सा ताला लगा हुआ था। शाहनवाज ने जाते ही शहरिया वहां पर आया था। फूफो, अब दोनों घबराए नहीं, मैं आपको बाहर निकालता हूँ, शहरिया ने इर्द गिर्द नजर दौड़ाते हुए कहा। उसे कोई भी ऐसी चीज नजर नहीं आई थी जिसकी वजह से वो ताले को तोड़ सके। शहरियार, मेरी बात सुनो बेटा, यासर ने जल्दी से कहा। शहरियार अभी भी इर्द गिर्द देखते कोई चीज तलाश कर रहा था। शहरियार, मेरी बात सुनो, यासर ने इस पर गुस्से से कहा। तो शारिया बेबसी से दरवाजे के करीब गया था। मैं आप दोनों को यहाँ मरने के लिए नहीं छोड़ सकता, शारिया ने कहा। तो शमीम की आवाज अंदर से आई। शहरियार, मेरे बच्चे, हमारी बात सुनो, हमारी फिक्र मत करो, बस जैसा यासर कहते हैं वैसा करो, शमीम ने कहा। तो शहरियार खामोशी से यासर की बात सुनने लगा। तुम इतनी परेशान क्यों हो मीरा? शारिया ने मीरा को देते पूछा, जो घर आने के बाद भी खामोश सी थी। नहीं, मैं परेशान नहीं हूँ, मीरा ने इर्द गिर्द देते हुए कहा। तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकती मीरा, इब्तिसाम की वजह से परेशान हो? शारिया ने पूछा। तो मीरा बिना कुछ जवाब दिए वहां से जाने लगी। मैंने तुमसे कुछ पूछा है, शारिया ने उसको बाजू से पकड़ते हुए संजीदगी से कहा। शारिया, आप हमेशा मेरे साथ जबरदस्ती क्यों करते हैं? मीरा ने इस बार गुस्से से कहा। जबरदस्ती अभी मैंने की कहा है मीरा? शारिया ने अपने चेहरे पर हैरानगी के तासर लाते हुए पूछा। और ये जो आप हरकतें करते हैं ना, वो क्या है? मीरा ने दांत पीसते हुए पूछा। जब तुम मेरी बात का जवाब नहीं देती, मुझे इग्नोर करती हो, तो मुझे ये हरकतें करनी पड़ती हैं। तुम आराम से मेरी बात का जवाब दे दिया करो, मैं भी ये सब नहीं करूंगा, शहरिया ने कंधे उचकाते हुए कहा। आप क्या
सिर्फ नाम के डॉक्टर हैं, सारा दिन आप घर में बैठे रहती हैं, आपको कोई और काम नहीं होता? मीरा ने घूरते हुए पूछा था और कुछ ज्यादा ही शैलिया की हरकतों से उतार गए थे। सब कुछ यहाँ पर छोड़कर आ गया हूँ, अभी मुझे जॉब नहीं मिली इसलिए घर रहता हूँ और अभी मैं पूरी तरह डॉक्टर नहीं बना। शहरिया ने मीरा का हाथ छोड़ते हुए कहा, तो आप वापस क्यों आए हैं? मीरा के जुबान से अचानक यह सवाल निकला था। फिक्र मत करो, बहुत जल्द वापस चला जाऊंगा। शहरिया ने मीरा के अचानक करीब आते उसके कान के पास सरगोशी नुमा अंदाज में मजीद कहा, लेकिन तुम्हें भी अपने साथ लेकर जाऊंगा। शालिया ने हल्का से मीरा के कान को छुआ और पीछे होते हुए वहां से चला गया। मीरा तो शालिया के छूने पर एकदम कपास ही गई थी और अपने कमरे की तरफ भागे। चौधरी का बेटा शफीक अपने घर के बाहर बेहोश हालत में पाया गया था, लेकिन उसकी हालत बहुत ही खराब थी। जितने दिन वो कैद में रहा था खूब उसकी हालत तबादल हुई थी, लेकिन किसी ने उसे ये नहीं बताया था कि किसी ने उसे कैद करवाया है। चौधरी अपने बेटे को इस हालत में देख कर ही जल्दी से अस्पताल लेकर गया था। अभी तक वो बेहोश था, उसे होश में नहीं आया था। ये बेटा चलने फिरने से महरूम था। दूसरे बेटे की हालत देखकर चौधरी का दिल कट सा गया था। वो पूरी रात अस्पताल में अपने बेटे के पास रहा था। अगले दिन कहीं जाकर शफीक को होश आई थी। चौधरी में बेटे को होश में आता देखकर बहुत ही खुश हुआ था। उसने सोच लिया था कि अब वो किसी से कोई पंगा नहीं लेगा, क्योंकि वो अपने बेटे को खोना नहीं चाहता था। उसने अपने बेटे से पूछा था कि किसने ये सब किया, लेकिन शफीक ने लाइल्मी का इजहार किया था। अगले दिन तालिश ऑफिस में गया था। नायल की एक जरूरी मीटिंग थी। वो अटेंड करने के बाद वो घर वापस आ रहा था जब उसकी गाड़ी अचानक बंद हो गई थी। शीट, नायल ने स्टीयरिंग पर जोर से हाथ मारते हुए कहा और बाहर निकलकर उसने टायर को देखा जो कि पंचर था। उसने परेशानी से अपने माथे को सहलाया। ये भी अजीब मुसीबत है, नायल ने उससे कहा और अपना मोबाइल पकड़े शहर को कॉल करने लगा। उसने मोबाइल देखा जहाँ पर सिग्नल नहीं आ रहे थे, इसलिए चलता हुआ गाड़ी से कुछ दूर आ गया और शहरिया का नंबर डायल करते उसे कॉल करने लगा था। हाँ नायल, शहरिया ने कॉल उठाते ही पूछा। यार, मेरी गाड़ी का टायर पंचर हो गया और यहाँ गाड़ी बेच दे। नायल कहते ही उसे अपनी लोकेशन बताने लगा, लेकिन उसने एक बात नोट नहीं की थी कि उस गाड़ी के पास ही जमीन पर कुछ नुकीले कील भी पड़े हुए थे। नायल इसी रास्ते से ऑफिस आता जाता था। ठीक है, मैं खुद आता हूँ, शारिया ने कहा। मोबाइल बंद करने लगा था, लेकिन अचानक एक जोरदार धमाके की आवाज आई थी। नायल, तुम ठीक हो? यह आवाज कैसी थी? हेलो, शारिया ने परेशानी से चलाते हुए कहा। तालिश जो उसके पास बैठा अखबार पढ़ रहा था वो भी परेशान हो गया था। क्या हुआ शारिया? नायल ठीक है? तालिश ने परेशान से पूछा। पता नहीं, धमाके की आवाज आई है, लेकिन नायल जवाब नहीं दे रहा। हमें वहां जाकर देखना होगा, शारिया कहते ही भागते हुए वहां से बाहर निकला था और तालिश भी उसके पीछे भागा था। नायल की गाड़ी में एकदम आग लगी थी। एक जोरदार धमाके की वजह से उसके पीछे उड़ गए थे। पूरी गाड़ी के छोटे छोटे हिस्से सड़क पर गिरे हुए थे। कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? नगीन ने दोनों को बुखलाए हुए अंदाज में बाहर जाते हुए देखा तो पूछा। नगीन के साथ सीरत भी थी। अम्मी, हम आपको वापस आकर बताती हैं, अब दुआ करें कि सब ठीक हो, शारिया ने जल्दबाजी में कहा और फिर तालिश के साथ वहां से चला गया था। अल्लाह खैर करे, नगीन ने पीछे से कहा, लेकिन सीरत परेशान सी हो गए थे। तालिश और शहरियार उसी जगह पहुंचे तो नायल जमीन पर औंधे मुंह गिरा पड़ा हुआ था और तालिश और शहरियार भागते हुए नायल के पास गए। नायल गाड़ी से दूर खड़ा था, इसलिए जब धमाका हुआ तो जमीन गिरने की वजह से एक बड़ा सा पत्थर उसके माथे पर लग गया था, जिसकी वजह से वो गुंदगी में था। पुलिस भी इसी वक्त वहां पर आ गई थी। नायल तालिश ने उसके काल को थपथपाते हुए उसका नाम पुकारा, जिसने बामुश्किल अपनी बंद हुई आंखों को खोला था। तालिश और शहरिया उसे वहां से उठाकर अपनी गाड़ी की तरफ लेकर गए थे। नायल की गाड़ी काल ही रिपेयर होकर आई थी। शायद उसी वक्त किसी ने उसके साथ छेड़छाड़ी की थी। दोनों नायल को अस्पताल लेकर गए थे, जहां उसके माथे की पट्टी की गई थी और अब वो बेहतर था। नायल, शुक्र है तुम गाड़ी के अंदर नहीं थे, शायरी ने परेशानी से कहा। जिसने भी ये किया वो अच्छे से जानता था कि मैं इसी रास्ते से गुजरता हूँ और मेरी गाड़ी का वहाँ खराब होना और फिर अचानक धमाका होना। तुम लोग मालूम करो कि कहीं उसी शॉप वाले ने मेरी तो गाड़ी के साथ कुछ छेड़छाड़ी नहीं की जिसके पास मैंने अपनी गाड़ी रिपेयर होने के लिए भेजे थे। और डॉक्टर से पूछो मैं कब तक घर जा सकता हूँ। नायल ने उठकर बैठते हुए कहा। तालिश इस बार में सर हिलाने के बाद वहां से चला गया था। नायल, मुझे लगता है कि तुम्हारा दुश्मन बहुत ही खतरनाक है, जो इस हद तक जा सकता है। वो कुछ भी कर सकता है, तुम्हें संभल कर रहना होगा, शहरियार ने संजीदगी से कहा। दुश्मन तो होता ही खतरनाक है शहरियार, लेकिन ये जो भी है ना बहुत जल्द पता चल जाएगा। नायल ने गहरा सांस लेते हुए कहा। उस दुश्मन का जल्दी सामने आना जरूरी है, वरना वो कुछ भी कर सकता है। कहीं ये काम इब्तिसाम का तो नहीं? शहरिया ने पुरसोच अंदाज में कहा। हो भी सकता है, लेकिन देखते हैं आगे क्या करना है, नायल ने कहा। और शहरिया भी यही सोच रहा था कि हो सकता है कि ये काम हवेली वालों का हो। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? सुबह ने अपने घर में मुजम्मिल को देखा तो संजीदगी से पूछा। बेटा, मैं तुमसे माफी मांगने आया हूँ, मुझे माफ कर दो। मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। मुझे एहसास हो गया कि मैं तुम्हारे साथ गलत कर बैठा हूँ। मैं आज ही तुम्हारे साथ उस लोगों के घर जाऊंगा। मुजम्मिल ने चेहरे पर दुखी तासत लिए हुए कहा। आप सच कहने हैं?
जुबैर ने मुजम्मल को देते पूछा, बिल्कुल मैं सच कह रहा हूँ, मेरे बेटे की खुशी मेरे लिए ज्यादा जरूरी है। तो मुझे आज ही उस लड़की के घर लेकर जाओ, मैं उसके भाइयों से बात करता हूँ। मुजम्मल ने कहा। तो जुबैर ने खुशी से मुजम्मल को अपने गले लगाया था। थैंक यू सो मच चाचा जान, मैं तैयार होकर आता हूँ। मुजम्मल ने खुशी से कहा और अपने कमरे की तरफ चला गया। जुबैर के जाते ही मुजम्मल आराम से सोफे पर टांग रखे बैठ गया था। मुझे मालूम था कि तुम मुझे माफ कर दोगे, मुजम्मल ने मुस्कुराते हुए कहा। जुबैर तैयार होकर नीचे आया और मुजम्मल के साथ ही शबनम के घर के लिए निकल गया था। उसने शहरिया को कॉल करके अपने आने की इतला दी तो उसने अपने दूसरे घर का एड्रेस जुबैर को दे दिया था, क्योंकि सब लोग वहीं पर मौजूद थे। नाइल कल आ चुका था, उसके माथे पर पट्टी बांधी हुई थी। क्या हुआ तुम्हें बेटा, और ये चोट? नगी ने परेशान से नाइल को देते पूछा। कुछ खास नहीं आंटी, छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, नाइल ने कहा। उसने असल बात नहीं बताई थी। अल्लाह का शुक्र है, ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। जाओ बेटा, उसे कमरे में लेकर जाओ, उसे आराम की जरूरत है। नगी ने संजीदा खड़ी हुई सिर को देते हुए कहा, जिसने आंखें बढ़कर नाइल को बाजू से थामा था, जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। सीरत और नायक कमरे में चले गए थे। शहरियार ने अपनी माँ को जुबैर के बारे में बता दिया था कि वो अपने चचा के साथ आ रहा है। शबनम जानती थी कि जुबैर क्यों आ रहा है, लेकिन अभी घर का माहौल देते हुए शादी की बात करना ठीक नहीं लग रहा था। लेकिन जुबैर को अभी इस बारे में इल्म नहीं था। जुबैर अपने चचा के साथ नायल के घर में आया तो मुजम्मल को घर काफी पसंद आया था। घर को देखकर ही यहाँ रहने वाले लोगों की हसीयत का पता चल रहा था। दोनों अंदर दाल हुए तो शहरियार उनसे मिला, उनके बैठने का कहा। नगीम भी वहां पर आ गई थी। उसे जुबैर को इतने साल बाद देखा तो उसे देखकर हैरान हुई थी, क्योंकि वो काफी तब्दील हो गया था। कैसी हैं आप आंटी? जुबैर ने खुशदिली से नगीन के सामने जूते हुए पूछा। जुबैर, तुम तो बहुत ही बदल गए हो बेटा। नगीन ने खुशी से जुबैर के सर पर प्यार देते हुए कहा। आप भी पहले से ज्यादा हसीन हो गई हैं। जुबैर ने मुस्कुराहट दबाते हुए कहा। तो नगीन ने उसे घूर कर देखा और फिर खुद भी मुस्कुरा पड़े। नीलम आंटी कैसी हैं? जुबैर ने पूछा तो नगीन के चेहरे की मुस्कुराहट एक पल में गायब होगी। तुम्हें शारिया ने नहीं बताया? कुछ दिन पहले ही अब उसका इंतकाल हो गया है, नगीन ने दर्द भरे लहजे में कहा। क्या? लेकिन कैसे? जुबैर ने बेयकीनी से पूछा। मुजम्मल खामोशी से बैठा दोनों की बातें सुन रहा था। शहरियार नाइल को बुलाने के लिए गया था। तुम तो अच्छी तरह जानते हो ना हवेली के लोगों को, नगीन ने तीखे लहजे में कहा। तो जुबैर ने बात को समझते हुए गहरा सांस लिया था। आई एम सॉरी आंटी, जुबैर ने कहा। नगीन खामोश हो गई थी। थोड़ी देर बाद कमरे में शहरियार दाल हुआ, उसके पीछे नाइल और तालिश, और वो भी कमरे में दाल हो गए थे। लेकिन जब मुजम्मल ने दोनों को देखा, उसके चेहरे पर एक साया सा आकर गुजर गया था। तालिश और नाइल अच्छे तरीके से मुजम्मल से मिले थे। ये कैसा इत्तेफाक था? आई एम सॉरी, मुझे नीलम आंटी का मालूम नहीं था। अगर मुझे मालूम होता तो मैं रिश्ते की बात करने ना आता। जुबैर ने चेहरे पर शर्मिंदगी लिए कहा। अरे, तुम्हें शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है, मेरी गलती है कि मुझे बता देना चाहिए था, लेकिन बस याद नहीं रहा। शायर ने जल्दी से कहा। मलमल तो सत्ते के आलम में बैठा हुआ था। आपको क्या हुआ है? जुबैर ने नायल के सर पर पट्टी बांधी देखते हुए पूछा। कुछ नहीं, छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, नायल ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा। बाकी सब बातें करने लगे थे, लेकिन नायल गौर से मुजम्मल को देख रहा था और ये बात मुजम्मल ने भी नोट की थी। मुजम्मल ने वापस आते ही परेशानी से अहमद को कॉल की थी, जो थोड़ी देर बाद ही मुजम्मल के पास बैठा संजीदगी से उसको देख रहा था। तुम जानते हो जिस लड़की को जुबैर पसंद करता है उसके भाई कौन है? मुजम्मल ने अहमद को देते हुए मजीद कहा। उसके भाई नाइल, हसन और तालिश हैं, जिनको मारने का मैंने तुम्हें कहा था, और आज जो तुमने धमाका करवाया है उसमें नाइल बच गया, बल्कि ठीक है वो। मुजम्मल ने परेशानी से कहा। तो आप परेशान किस बात पर हो रही हैं? अहमद ने हैरानगी से पूछा। नाइल हसन मुझे पहचानता है, और जहाँ तक मुझे लगता है वो सब जानता भी है कि मैं क्या काम करता हूँ। अगर उसने जुबैर को बता दिया तो फिर वो कभी मेरी बात नहीं मानेगा, मुजम्मल ने कहा। तो कुछ देर सोचने के बाद अहमद ने जवाब दिया। उससे पहले कि वो जुबैर को कुछ बताए, आप इस रिश्ते को खत्म कर दें। अहमद ने हल बताते हुए कहा। लेकिन मैं कैसे इस रिश्ते को खत्म कर देता हूँ? जुबैर कभी नहीं मानेगा, मुजम्मल ने परेशान से कहा। जुबैर मना नहीं करेगा, लेकिन वो लड़की तो कर सकती है ना। अब आप वैसा ही करेंगे जैसा मैं आपको कहता हूँ। वो लड़की खुद जुबैर से निकाह करने से मना कर देगी। अहमद कहते ही अपना प्लान बताने लगा था, जिसे मुजम्मल गौर से सुन रहा था। जुबैर और मुजम्मल के जाने के बाद नाइल अपने कमरे में आ गया था। उसके सर पर दर्द था। उसके कमरे में आई तो उसने नाइल को आंखें मूंदे बेड पर टेक लगाए बैठे हुए देखा। वो नाइल के लिए सूप लेकर आई थी। ये चची ने आपके लिए सूप भिजवाया है, सीरत ने नाइल को देखते हुए संजीदगी से कहा, और नाइल ने आंखें खोले हुए सीरत को देखा था। अभी मुझे भूख नहीं है, ले जाओ, उसे नाइल ने कहते ही अपनी आंखें बंद कर थी। चची कह रही है कि आपने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, सीरत ने फिर से कहा। नाइल ने आंखें खोले हुए फिर से सीरत की तरफ देखा था। तुम्हारी चची को मेरी फिक्र है, बस तुम्हें मेरी फिक्र नहीं है। अगर वो सूप ना बेचती तो मेरा नहीं है यार कि रात को भी तुमने कमरे में आना था। नाइल ने मीठे लहजे में तरस करते हुए कहा। आपको इससे क्या लगे कि मैं जहां मर्जी जाऊं? सीरत ने गुस्से से कहा और सूप वहां पर रखकर जाने लगे। इससे यहाँ से ले जाओ सीरत, और अपनी शक्ल भी गुम कर दो, वरना मैं गुस्से में कुछ ऐसा कर दूंगा जो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, नाइल ने एक सख्त लहजे में कहा। सुबह से उसे इग्नोर कर थी, एक बार भी आकर उसने नाइल की हैरत नहीं पूछी थी, और वो तपा हुआ बैठा था। सीरत ने भी मिठाई से सूप उठाया और वहां से चली गई। नाइल ने घुरकर दरवाजे की तरफ देखा था, जैसे वहां सीरत खड़ी हो।
न जाने वो क्यों इससे हफा थी और नायल को समझ नहीं आ रही थी। सीरत सूप को वापस लेकर गई तो नगीन ने हैरानगी से पूछा कि तुम सूप को वापस क्यों लेकर आई हो। तो सीरत ने बताया कि नायल कह रहा था कि अभी उसे भूख नहीं है। अरे बेटा, वो तो ऐसे ही कहेगा ना, उसने मेडिसिन लेनी है तो जाओ उसे सूप पिलाओ, नगीन ने डरते हुए कहा। तो ना चाहते हुए सीरत को दोबारा से कमरे में आना पड़ा था। आप प्लीज इसे पी लें वरना चाची मुझे डांटेगी, सीरत ने नायल के सामने सूप रखते हुए उकताए हुए लहजे में कहा। नायल ने आंखें खोलकर सीरत को देखा और उसे बाजू से पकड़कर अपने सामने बिठाया जो उसके पास ही खड़े थे। तुम चाहती क्या हो, क्यों मुझे इग्नोर कर रही हो, नायल ने संजीद से इसको देखते हुए पूछा। क्योंकि आपकी वजह से मैंने अपनी अम्मी को खोया है, सीरत ने सख्त लहजे में कहा। मेरी वजह से, नायल ने हैरानगी से उसको देते हुए पूछा। ना आप मुझे गवाह करते, ना बाकी सारे मसले होते और इस वक्त मैं हवेली में होती तो अपनी माँ को बचा सकती थी। आपकी वजह से मैंने अपनी अम्मी को खोया है, सीरत ने आंसू से बड़ी हुई आंखों से नायल को देते हुए कहा, जो बेयकीनी से सीरत को देख रहा था। कितना बड़ा इल्जाम वो भी बिना सोचे समझे इस पर लगा चुकी थी। हाँ, वो जानता है कि जो कुछ उसने सीरत के साथ किया वो गलत था, लेकिन नीलम की मौत में उसका हाथ नहीं था। नायल ने जो सीरत के हाथ को पकड़ा था उसे छोड़ दिया और अपनी जगह से उठा और मुड़कर उसने सीरत की तरफ देखा। इतना भी बुरा नहीं हूं मैं जितना तुम मुझे समझ बैठी हो, तुम्हारे अल्फाज हंजर की तरह सीधे यहाँ पर लगते हैं, नायल ने अपने दिल की तरफ इशारा करते हुए कहा। क्या कुछ नहीं था इस वक्त उसके लहजे में, बेबसी, तकलीफ और अजियत। नायल फिर वहां पर रुका नहीं था और वहां से स्टडी रूम की तरफ चला गया था। पीछे सिर्फ वहीं पर बैठी हुई थे। ये किस लड़की का फोन आपके मोबाइल पर बार बार आ रहा है, श्री ने तालिश का मोबाइल पकड़े से देखते हुए पूछा, जो शव लेकर बाहर निकला था। तालिश ने जल्दी से आगे बढ़कर मोबाइल को पकड़ा और टेरेस की तरफ जाने लगा। तालिश, आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया, श्री ने हैरानगी से तालिश को देते हुए कहा। श्री, मेरी इजाजत के बगैर तुमने कॉल अटेंड क्यों किए, तालिश ने थोड़ा सख्त लहजे में मुड़कर पूछा। तालिश, मैं आपकी बीवी हूँ और मुझे नहीं लगता कि मुझे आपकी इजाजत की जरूरत है, और ऐसे भी ये कौन है जिसकी खातिर आप मुझसे सख्त लहजे में बात कर रहे हैं। श्री ने 2 कदम चलते हुए तालिश के पास आते हुए पूछा, ये जो भी है ना, आइंदा तुम किसी की भी कॉल अटेंड नहीं करूंगी, तालिश ने कहा और टेरेस की तरफ चला गया। पीछे श्री ने अपने आंसू को बाहर निकलने से रोका था, लेकिन फिर भी वो बाहर आ गए थे। श्री ने अपने आंसू को साफ किया और बाहर टेरेस की तरफ गई। तालिश कोई नंबर परेशानी से डायल कर रहा था और श्री ने तालिश के हाथ से मोबाइल पकड़ा, उसे जोर से जमीन पर दे मारा था। तालिश को समझ नहीं आई कि अचानक हुआ क्या है। मेरी एक बात याद रखिएगा, अगर किसी भी लड़के का चक्कर हुआ और मुझे पता चला, उसी दिन मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी, और अब करें बात, श्री ने गुस्से से तालिश के मोबाइल की तरफ देते हुए कहा और वहां से चली गई। ये तालिश की दी हुई हिम्मत ही थी कि आज वो ऐसे बात कर रही थी। पीछे तालिश ने गहरे सांस लेते अपने गुस्से को कम किया था, वरना उसका दिल कर रहा था कि अभी जाकर श्री को अच्छा सा सबक सिखाए। इब्तिसाम और शाहनवाज ने बहुत कोशिश की थी, लेकिन सिकंदर की जमानत नहीं मिली थी। इब्तिसाम बहुत ही गुस्से में परेशान था और शाहनवाज ने सोचा कि वो अहमद से बात करता है, हो सकता है कि उसकी मदद कर सके। शाहनवाज ने अहमद को कॉल की और सारी बात उसे बताई। उसने कहा, आप परेशान ना हो, मैं कुछ ना कुछ करता हूँ, और शाहनवाज को उसकी बात से काफ़ी हौसला मिला था। नहीं तो वो काफ़ी परेशान था, एक भाई का ही तो अब उसे सहारा था, वरना बाकी साहब उसे छोड़कर चले गए थे। इब्तिसाम ने सोच लिया था कि एक बार उसका बाप बाहर आ जाए, सबसे बदला लेगा, किसी को भी माफ़ नहीं करेगा। जुबैर वापस अपने घर आकर काफ़ी खुश था। नाइल ने कहा था कि नीलम आंटी के 40वीं के बाद वो जुबैर और शबनम का निकाह करवा देगा। उसने शबनम का नंबर डायल किया था, जिसने तीसरी बैल पर उठा लिया था। कैसी हो, जुबैर ने मुस्कुराते हुए पूछा। कैसी हो सकती हूँ, शबनम ने लब दांत तले दबाते हुए उल्टा सवाल किया। मैंने कितनी बार कहा है कि यह हरकत मत क्या करो, जुबैर ने शरारती लहजे में कहा। तो फौरन शबनम ने अपने दांतों से अपने लब को आज़ाद किया था। आपको कैसे पता चल जाता, शबनम ने हैरानगी से पूछा। क्योंकि मैं आपकी आदतों से अच्छी तरह वाकिफ हूँ, जुबैर ने कहा। तो शबनम के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। मुझे नींद आ रही है, शबनम ने जल्दी से कहा। लेकिन मुझे नहीं आ रही, थोड़ी देर मुझसे बातें कर लो, जुबैर ने कहा। तो उसकी बात पर शबनम हंस पड़ी थी। ठीक है, सिर्फ 5 मिनट, उसके बाद मैं मोबाइल बंद कर दूंगी, शबनम ने मुस्कुराहट दबाते हुए कहा। जो आपका हुक्म, जुबैर ने अपने सीने पर हाथ रखते हुए कहा। 5 मिनट मजीद बात करने के बाद जुबैर ने खुद ही फोन बंद कर दिया था और सुकून से आंखें बांध के लेट गया था। आज उसे सुकून की नींद आनी थी। अगले दिन जुबैर को मुजम्मिल के घर जाना था। उसने कोई ज़रूरी बात करनी थी। सुबह जुबैर तैयार होते घर से निकल गया था और उसने नाश्ता भी अभी नहीं किया था। और जुबैर मुजम्मिल के घर पहुंचा तो शायद उसी का इंतजार कर रहा था। आओ बेटा, पहले नाश्ता कर लेते हैं, फिर काम की बात करेंगे, मुजम्मिल ने जुबैर को देते हुए कहा। वो दोनों नाश्ता करने लगे। जुबैर ने अभी जूस पिया ही था कि उसे ऐसा लगा जैसे उसका दिमाग घूम रहा था। उसने काफ़ी बार अपने सर को झटका भी था, लेकिन आंखों के सामने अंधेरा गहरा होता जा रहा था। क्या हुआ बेटा, तुम ठीक हो, मुजम्मिल ने अपने लहजे में परेशानी लिए हुए पूछा। पता नहीं, मेरा सर चकरा रहा है, जुबैर ने अपने सर का थामते हुए कहा। तुम ऐसा करो, थोड़ा अपने कमरे में जाकर आराम कर लो, इतना तो काम करते हो, थक गए होगे, जाओ,
सड़क को उनके कमरे तक लेकर जाओ। मुजम्मिल ने पास खड़े मुलाजिम को इशारा करते हुए कहा, जो जुबैर को वहां से उसके कमरे में लेकर गया था। जुबैर कमरे में जाते ही बेड पर गिर गया था, बल्कि बेहोश हो गया था। और मुजम्मिल ने उसी वक्त महक को कॉल की थी, आ जाओ। तो मुजम्मिल ने कहते ही फोन बंद कर दिया था और थोड़ी देर बाद हिल की टिक टिक की आवाज आई थी। जुबैर कहाँ है? महक ने मुजम्मिल को देते हुए पूछा, जिसने घुटनों तक आती हुई सुर्ख रंग की मैक्सी पहनी हुई थी। अपने कमरे में है और काम हो जाना चाहिए, मुजम्मिल कहकर वहां से चला गया था। और महक जुबैर के कमरे की तरफ चली गई थी, जहां वो बेड पर बेहोश पड़ा हुआ था। तुम पर ब्लैक कलर बहुत जचता है माई लव, महक ने जुबैर को देते मुस्कुराकर कार और दरवाजा बंद करके चलती हुई उसके पास आई। और महक ने अपने बैग से लिपस्टिक निकाली और उसे लगाने लगी और दोबारा चलती हुई जुबैर के पास आई और झुक कर उसे जुबैर की गाल पर होंठ रख दिए।